इन दिनों भारत से लेकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धुरंधर फिल्म की चर्चा हो रही है और उस फिल्म में एक खास किरदार है। जी हां, जो बिल्कुल ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मिलता जुलता किरदार है। फिल्म में इस किरदार को एक्टर आर माधवन ने निभाया है और आर माधवन के किरदार को पूरी तरीके से अजीत डोभाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिन घटनाओं का जिक्र है, क्योंकि फिल्म को थोड़ा काल्पनिक बनाने की कोशिश की गई है, नाम बदले गए हैं, लेकिन घटनाएं हूबहू दिखाई गई हैं और उसी के बाद से एक बार फिर से अजीत डोभाल की चर्चा होने लगती है। फिल्म में 3 अहम घटनाओं का जिक्र है। घटनाओं के दरमियान कहीं न कहीं अजीत डोभाल की भूमिका अहम थी, क्योंकि जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ उसके बाद से आतंकी अजहर मसूद को छोड़ने के लिए और आतंकवादियों से डील करने के लिए अजीत डोभाल भी गए थे। जी हाँ, अजीत डोभाल भी गए थे और भारतीयों को छुड़ाकर वो वापस लाए थे। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें अजीत डोभाल प्लेन के अंदर जो तमाम वहां पर बैठे हिंदू लोग थे या तमाम किडनैप लोग थे जो हाईजैक हो चुके थे, जब उनसे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाते हैं तो वो नहीं लगाते हैं। इस फिल्म में इस हिस्से की भी खूब चर्चा हो रही है। अब आपको अजीत डोभाल की कहानी बताते हैं, क्योंकि अजीत डोभाल वो शख्स रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदर की बहुत अच्छी समझ रही है। पाकिस्तान में हाई कमीशन में काम करने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी जुटाते हैं। और इतना ही नहीं, मणिपुर से लेकर के अमृतसर तक के तमाम बवालों को भी सुलझाने में अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई। आईपीएस अफसर बनते हैं और आईपीएस अफसर बनने के बाद अपने अंदाज में अपनी पहचान बनाते हैं और अब मौजूदा समय में अजीत डोभाल किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि भारत के एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। भारत को जब भी आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होता है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, इस दरमियान भी अजीत डोभाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। चलिए अब आपको अजीत डोभाल की कहानी विस्तार से सुनाते हैं। आपने फिल्मों में कई एजेंट्स की कहानियां देखी होंगी, लेकिन अजीत डोभाल की कहानी उन सबसे बेहद अलग है। पाकिस्तान में वो 6 सालों तक रोजाना मौत को मात देते रहे और दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। बात 1980 के दशक की है। उन दिनों पाकिस्तान जोर शोर से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। दरअसल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। ऐसे में पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया की मदद ली और परमाणु क्षमताओं की खोज करनी शुरू कर दी। भारत के लिए पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसे में इस राज से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सुपर कॉप कहे जाने वाले अजीत डोभाल को सौंपी गई। यह मिशन जानलेवा था, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरा था जिसमें अजीत डोभाल की जान भी जा सकती थी, वह दुश्मनों के हत्थे भी चढ़ सकते थे और असलियत सामने आने पर भारत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। खैर, अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान में जासूस के तौर पर घुस गए। डी देवदत्त की किताब अजीत डोभाल ऑन अ मिशन में इस कहानी का पूरा जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान में जाने के बाद अजीत डोभाल वहां की गलियों में घूमा करते थे। कहूटा की गलियों, यानी कहूटा वही जगह है जहां पर पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को बना रहा था। कहूटा की गलियों में अजीत डोभाल भिखारी का वेश धारण कर पहुंच गए। कई दिनों तक वह भिखारी के वेश में घूमते रहे। आने जाने वाले लोग उन्हें भीख तक दे जाते थे, क्योंकि हूबहू उन्होंने बिल्कुल भिखारी जैसा लुक बना रखा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शख्स को वो भीख दे रहे हैं वो आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल हैं। मतलब पाकिस्तानी उन्हें भीख दे रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शख्स को वो भीख दे रहे हैं वो अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल भीख लेते और अपने मिशन में लगे रहते। हर एक्टिविटी को डोभाल अपनी आंखों में कैद करते और उसका पूरा खाका तैयार कर लेते। एक दिन अचानक उनकी नजर एक छोटी से नाई के दुकान पर गई, जहां खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डेली आया करते थे। भिखारी के वेश में अजीत डोभाल की नजर नाई की दुकान के फर्श पर बिखरे बालों पर था। अजीत डोभाल वैज्ञानिकों के बालों के सहारे सबूत जुटाने में लग गए। डोभाल ने चुपचाप बाल इकट्ठा किए और उन्हें भारत भेज दिया। जब भारत में इन बालों की जांच की गई तो भारत के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा। बालों की टेस्टिंग के दौरान रेडिएशन और यूरेनियम के कुछ अंश मिले, जिससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पोल खुल गई। डोभाल की चालाकी और सूझबूझ ने पाकिस्तान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं का खाका उजागर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में 15 साल की देरी हुई, क्योंकि उसका भांडाफोड़ हो चुका था।
अजीत डोभाल 6 सालों तक पाकिस्तान में रहे। इस दरमियान उन्होंने कई मिशनों को अंजाम दिया। पाकिस्तान में वह मुसलमान बनकर घूमते रहे, लेकिन एक बार उनकी पोल खुल गई थी और वह पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ने से बच गए थे। बात उन दिनों की है जब अजीत डोभाल लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में रहा करते थे। एक बड़े औलिया की मजार के सामने अजीत डोभाल गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें बुलाया। वो दिखने में मुसलमान जैसा था, सफेद उसकी दाढ़ी थी, मतलब मौलाना जैसा लुक था। अजीत डोभाल को पास बुलाने के बाद उस शख्स ने उनसे कहा कि तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल ये सुनते ही सकपका गए। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि नहीं, मैं मुसलमान हूं और मैं पाकिस्तानी हूं। लेकिन मौलाना साहब ने डोभाल के कान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम हिंदू हो। फिर उन्हें कोने में ले गए और बताया कि देखो तुम्हारे कान छेदे हुए हैं और तुम हिंदू हो। और ये भी बताया कि जो मौलाना थे वो भी हिंदू पहले थे, उनके परिवार को मार दिया गया था। जान बचाने के लिए वो मुसलमानों के वेश में घूम रहे थे। घर के अंदर ले जाते हैं अपने और अजीत डोभाल को दिखाते हैं कि वो आज भी दुर्गा और हनुमान की पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि जान बचाने के लिए और लगातार यहाँ रहने के लिए वो मौलाना का वेश धारण कर लेते हैं और नमाज अदा करते हैं और जाने माने मौलवी का काम करते हैं। खैर, उसने सलाह दी कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है और अपने कान के रहना है और बचना है तो कान के छेद को बंद करना होगा। इसके बाद डोभाल ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो इस तरीके से डोभाल बाल बाल बचे थे। 1981 से 1987 तक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहने वाले अजीत डोभाल पाकिस्तान से खुफिया जानकारियां जुटाकर भारत भेजा करते थे। 1982 में डोभाल ने उस समय पाकिस्तान के युवा नेता के तौर पर उभर रहे नवाज शरीफ से भी नजदीकियां बढ़ा ली थी। अजीत डोभाल ने कई मौकों पर भारत में बड़ी घटनाओं को रोका है। बात 1998 की है। खालिस्तान समर्थक एक बार फिर स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे। सरकार इस बार 1984 जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चलाना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार मची तबाही से पाकिस्तान के लोग काफी नाराज थे और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक हो चुकी थी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। एनएसजी की एक टुकड़ी का कमान संभालने वाले करण खर्ब का कहना है कि अजीत डोभाल की भूमिका काफी अहम थी। वह बिना किसी डर के स्वर्ण मंदिर से अंदर बाहर आते जाते रहे, क्योंकि डोभाल ने अंदर बैठे उग्रवादियों को बता रखा था कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट हैं। डोभाल ने इनपुट के बाद स्वर्ण मंदिर में, आपको बता दें कि जब उनके लगातार इनपुट भेजे गए तो स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई। इसके बाद एनएफजी ने स्नाइपर्स के जरिए चुन चुनकर उग्रवादियों को मारा, जिससे खालिस्तानी उग्रवादियों की हिम्मत टूट गई और सभी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन की सफलता के बाद अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र पाने वाले अजीत डोभाल पहले पुलिस अफसर बने। डोभाल से पहले यह प्रतिष्ठित अवार्ड सिर्फ सेना के जवानों और अफसरों को दिया जाता था। 1968 में केरल कैडर के आईपीएस बनने वाले अजीत डोभाल 1971 में थलास्सेरी के एएसपी बनाए गए। यहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने में गजब की भूमिका निभाई, जिसकी वजह से वह हीरो बन गए। 1972 में उन्हें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑपरेशनल विंग में शामिल किया गया। आईबी में उनका पहला ऑपरेशनल आइजोल में था। उस वक्त मिजोरम का गठन नहीं हुआ था और आइजोल असम का हिस्सा हुआ करता था। 1966 से ही मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ और उसके नेता लाल डेंगा ने भारत से आजादी का विद्रोह छेड़ा हुआ था। कमान संभालते ही अजीत डोभाल मिजो नेशनल फ्रंट के ठिकानों के अंदर जाते हैं और अंडर कवर तरीके से उसमें शामिल हो जाते हैं और उसके कमांडरों से अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। अजीत डोभाल ने विद्रोहियों को अपने घर खाने पर बुलाते हैं और बाद में लाल डेंगा ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि डोभाल मेरे 7 कमांडरों में से 7 को ले गया। मेरे पास शांति समझौता के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। अजीत डोभाल की समझदारी की बदौलत सरकार और एमएनएफ के बीच शांति वार्ता होती है और 1986 में मिजोरम एक अलग राज्य के तौर पर भारत में बनाया जाता है। मिजोरम, पंजाब और पाकिस्तान में अपना हुनर दिखा चुके अजीत डोभाल को 1990 के दशक में कश्मीर भी भेजा गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में 1996 में विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। ऐसे में डोभाल ने सेना की मदद से कूका पारे नाम के एक उग्रवादी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा दिया, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव शांति से हो पाया। दरअसल मोदी के करीबी बनने से पहले डोभाल लाल कृष्ण आडवाणी के भी करीबी हुआ करते थे। 1999 में जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ तब नेगोशिएशन टीम में भी अजीत डोभाल को शामिल किया गया था। खैर, इन तमाम घटनाओं के बीच 2004 में देश में मनमोहन सिंह की सरकार आती है। रिटायरमेंट के 8 महीने पहले ही डोभाल को आईबी डायरेक्टर बनाया गया। डोभाल को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है। 2005 में अजीत डोभाल रिटायर हो जाते हैं। 2008 में गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब उनके करीब आते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने डोभाल को गुजरात बुलाया और एक विश्वविद्यालय शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी। 2009 में गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खोली जाती है, जहां पुलिस साइंस और
इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ाई होती है। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अजीत डोभाल को 30 मई 2014 को एनएसए बनाया जाता है। इसके बाद सुरक्षा से जुड़े हर मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल की राय लेते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक का मसला हो, चाहे वो थाईलैंड का मसला हो, चाहे वो म्यांमार का मसला हो, चाहे वो बांग्लादेश का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, हर मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल की राय जरूर लेते हैं।